दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं बीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, हिंदी। दोस्तों हिंदी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे कि आपको पता हो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होते हैं, बीडीओ हो, लेखपाल हो, पुलिस का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ एआरओ, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, तो हिंदी काफ़ी पूछी जाती है। दोस्तों आज से हम देखने वाले हैं, पहला वीडियो है हमारा हिंदी वर्णमाला। इसमें हम स्वर, व्यंजन और उनके प्रकार देखने वाले हैं। और दोस्तों मैं हिंदी को ट्रिक के माध्यम से कराने वाला हूं। आज से पहले आप कैसे पढ़े हैं मुझे नहीं पता है, किस तरीके से आपने हिंदी को पढ़ा है, लेकिन यकीन मानिए आप पहला वीडियो आप देखिए, एक सिस्टमेटिक वे में मैंने हिंदी को कवर किया है। ठीक है दोस्तों, पहली वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना और देखेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको मतलब जैसे हिंदी के जो उच्चारण स्थान होते हैं वर्ड के, उन्हें याद नहीं हो पाते हैं कौन सा कंठ से, कौन सा तालु से और कौन सा मूर्धा, दंत है, ओष्ठ है। तो ये सब मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से कराए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया है मैंने। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या, परेशानी है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट करना होगा मैं अवश्य करूँगा। और हाँ प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्णमाला, अल्फाबेट। तो वर्णमाला में आज से पहले आपने वर्णमाला तो पढ़ी होगी ना। अरे जब बचपन से ही बैठते हैं केजी, एलकेजी, एक दो में, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हैं, वर्णमाला से ही होती है ना, क ख ग घ। तो वर्ड क्या होते हैं दोस्तों? तो वर्ड जो होते हैं, जो भाषा होती है हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम वर्ड कहते हैं, उसे हम ध्वनि भी कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं ध्वनि, और ध्वनि ही हमारी क्या होती है? वर्ड। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। तो वर्ड क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड। वर्णों से मिलकर ही एक अक्षर बनता है। ठीक है, और दो या दो से अक्षर मिलकर एक शब्द बनता है। शब्द को ही हम पद कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप यहाँ पर देख लेना। और दो या दो से अधिक शब्दों या पदों से मिलकर पदबंध बनता है, और पदबंध से मिलकर उपवाक्य बनता है, और उपवाक्य से मिलकर वाक्य बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। तो चलिए भाइयों आगे देखते हैं। चलिए, तो वर्णमाला क्या होती है? अब वर्ड हमने देख लिया। वर्ड क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड। ठीक है, जो कि हमने देखी, वर्ड ध्वनि सबसे छोटी है, उसके बाद अक्षर आता है, अक्षर के बाद शब्द बनता है, शब्द के बाद पदबंध बनता है, फिर उपवाक्य बनता है, फिर वाक्य बनता है। तो वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला क्या है? तो इसी में देखो शब्द आ रहा है वर्ड प्लस माला, यानी वर्णों की एक माला। ठीक है, जैसे माला देखिए ना आपने, मोतियों की एक माला देखी होगी, तो मोती जो है एक सुव्यवस्थित क्रम में उसमें लगे रहते हैं। इसी तरीके से वर्णमाला को भी हम डिफाइन करते हैं। कैसे? कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो दोस्तों हमारा आंसर यही होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कभी कभी ये दे दिया जाता है ऑप्शन में कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और ऑप्शन में ये हो कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, क्योंकि व्यवस्थित समूह होता है क ख, क के बाद ख आता है, फिर ग आता है, तो ये व्यवस्थित क्रम हो गया ना। छोटे आ के बाद बड़ा आता है, ठीक है, छोटी ई के बाद बड़ी ई आती है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला में सभी वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए 52 होती है। और इंग्लिश में कितनी होती है? 26 होती है। तो 26 दूनी 52। ठीक है, इंग्लिश के दूने होते हैं हिंदी में। चलिए आगे देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में कितने हमारे वर्ड होते हैं? 52 होते हैं। और इन 52 वर्णों को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कैसे कि इसमें होते हैं हमारे स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और अयोग बाह। तो ये स्वर और व्यंजन तो सबने पढ़े होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें अयोग बाह के बारे में नहीं पता होगा। तो चिंता मत करिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पे आए हो और हिंदी को हम इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि यकीन मानिए आज से पहले आपने इस तरीके से हिंदी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखना। पहली वीडियो आप देखोगे, यकीन मानिए आगे की वीडियो आप
खुद ब खुद देखोगे और बेल आइकन को प्रेस भी करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि हाँ नोटिफिकेशन आ गया है हिंदी का दूसरा वाला, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। चलिए देखते हैं। तो वर्णमाला को हम 3 पार्ट में देखने वाले हैं, स्वर, व्यंजन, अयोग, वाह। तो स्वर कितने होते हैं वर्णमाला में? तो स्वर होते हैं 11। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे होंगे अरे हमने तो 13 पढ़े हैं, है ना। तो सबका आंसर मिलने वाला है, चिंता मत करिए। जो कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं वो सब मैंने नोट पॉइंट में आगे शामिल किए हैं, ठीक है। तो मैं छोड़ने वाला कुछ भी नहीं हूँ, बस आप पढ़ते रहिए, बशर्ते अब अच्छे से पढ़िए पहले, ठीक है। जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने उनको नोट पॉइंट में डाल रखा है। चलिए, और वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 39 होते हैं, ठीक है। अब ये 39 कैसे होते हैं ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह कहते हैं जो न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, इन्हें नपुंसक भी कहा जाता है। ये 2 होते हैं। अब ये 2 कौन कौन से होते हैं? जल्दी पढ़ रही होगी ना जानने की, तो चिंता मत करिए, अभी बताते हैं। अब देखते हैं, चलिए आगे। स्वर सबसे पहले, तो स्वर क्या होते हैं? तो स्वर दोस्तों वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और ये 11 कौन कौन सी होती है? तो देखिए, छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटो ओ, बड़ो ओ, और ऋषि का ऋ, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 11 स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। इसमें नोट पॉइंट में हम एक बात करें, जो अ होता है हमारा छोटा वाला आ, है ना, ये अ, इसे हम शहीद वर्ड कहते हैं। अब आप कहेंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि शहीद वर्ड क्यों कहते हैं इसको, हैं? तो जब क्वेश्चन आ रहा है तो इसका आंसर भी, सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो शहीद वर्ड इसको इसलिए कहते हैं कि जैसे हमारा कोई व्यंजन वर्ड है, जैसे क है, तो क ये जो लिखा जाता है ये इस तरीके से लिखा जाता है क, और इसमें अ जो होता है हमारा हिडन होता है, ठीक है। यह इस तरीके से बना होता है हमारा। अब ये क्या होता है? आप कहेंगे ये नीचे क्या लगा दिया डंडा सा, इसे कहते हैं दोस्तों हलंत। अगर ये लगा होगा किसी भी वर्ड पर तो इसका मतलब होगा इसमें स्वर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अ जो होता है प्रत्येक वर्ड के साथ, व्यंजन वर्ड के साथ शहीद होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस बात को याद रखना, इसलिए इसको शहीद वर्ड कहते हैं। यह हर किसी के साथ शहीद हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं व्यंजन। अभी स्वर और व्यंजन को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने ओवरव्यू दिया है आपको कि इस तरीके से वर्णमाला बनती है, ठीक है। तो व्यंजन होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। तो सिंपल है, स्वर क्या आते हैं हमारे? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अभी तो बताया था मैंने, बताइए क कैसे बना था? क प्लस अ था ना, तो ये स्वर की सहायता से बोला जा रहा है कि नहीं? तो हो गया ना व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाला वर्ड। तो इनकी कुल संख्या होती है 39, ठीक है। तो अब इसमें 39 कैसे होती है? तो दोस्तों हमने इसमें क्या होता है, इसमें कुछ वर्गों में जैसे 39 हैं ज़्यादा हैं तो ऐसे तो याद करेंगे नहीं कि रट्टा मार के नंबर लगा दिया क ख ग घ यहाँ, है ना। तो इनको ना वर्ग में व्यवस्थित क्रम में लगाया गया है। कैसे कि 5 वर्ग होते हैं हमारे, जिन्हें हम बोलते हैं, हमारी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? बस कुछ नहीं है पर ट्रिक ही समझिए, कचट तप, ठीक है, कचट तप। और यकीन मानिए आप इस शब्द को बार बार बोलेंगे और इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको आगे हेल्पफुल होने वाला है ये, ठीक है। तो कचट तप ही बोलना आप, कचट तप, कचट तप। आप 10 से 20 बार बोलिए कचट तप, ठीक है। अब इससे क्या है कि कचट तप में होता क्या है कि पहला वर्ग होता है हमारा क वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड हमारे होते हैं। तो क वर्ग में आता है क ख ग घ यहाँ, ठीक है। तो 5 वर्ड प्रत्येक वर्ग में आते हैं। च वर्ग है तो च में च छ ज झ यहाँ, ठीक है। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़ा, ठीक है। त वर्ग में त थ द ध न, ठीक है। प वर्ग में प फ ब भ म, ठीक है। तो ये 5-5 का एक वर्ग होता है जिसे हम कहते हैं कचट तप। तो कचट तप आप याद रखना, इसमें टोटल जो वर्ड हो जाते हैं हमारे वो हो जाते हैं 25, ठीक है। 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 हैं तो 25 हो गए। चलिए आगे हैं अंतस्थ। अब आप कहेंगे अंतस्थ क्या होता है? तो चिंता मत करिए दोस्तों, मैं सभी आपको बताने वाला हूं अंतस्थ क्या होता है, ऊष्म क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, द्विगुण क्या होता है, ठीक है। तो अंतस्थ होते हैं हमारे यर लव, इनको ऐसे बोला जाता है यरलव, ठीक है। क्या बोलेंगे? यरलव।
इसी तरीके से आपको याद करना है दोस्तों। आप इस तरीके से मत याद करना कि य र ल व, ठीक है। तो ऐसे दिक्कत होती है, सीधे हमें एक ट्रिक के माध्यम से याद करना है कि यरलव, अंतस्थ क्या होते हैं यरलव, इनकी संख्या 4 हो गई। और ऊष्म क्या होते हैं, तो ऊष्म होते हैं स स स ह, श श श ह। सभी को आगे बताने वाला हूं मैं किस तरीके से ये क्यों होते हैं ऐसे, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र ज्ञ और स्र, तो संयुक्त क्या होते हैं ये तो आप जानते हो, जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, तो उन्हें संयुक्त कहते हैं। अब ये भी बताएंगे कि जो छ होता है वो किस किस से मिलकर बनता है, त्र होता है वो किस किस से मिलकर बनता है, ज्ञ किस से मिलकर बनता है, और ये स्र किस किस से मिलकर बनता है, ठीक है। सभी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला से आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है, यकीन मानिए। एक बार हमारे चैनल से आप हिंदी वर्णमाला को पूरी पढ़िए, हिंदी वर्णमाला को ही नहीं पूरी हिंदी को पूरी पढ़िए, यकीन मानिए 90% आप अटेम्प्ट करेंगे हिंदी में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, आरओ हो, कोई भी हो, सीटेट, सुपरटेट, यूपीटेट, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपका रहने वाला है हिंदी में। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। द्विगुण भी होते हैं दो हमारे, जिसमें ड ढ आता है, जो बिंदी नीचे लगी होती है, जैसे हम लिखते हैं ना पढ़ने, तो पढ़ने ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें यहाँ पे बिंदी वाला आता है, पढ़ने आता है ना, तो ये इस तरीके से लिखे जाते हैं। द्विगुण, 2 गुण होते हैं इनमें। तो टोटल हमारे देखो मैंने 39 बताए थे व्यंजन, तो 25, 4 29, 4 33, 4 37 और 2 39, ठीक है, तो 39 ही हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो स्वर देख लिए हमने, व्यंजन देख लिए। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 39 होती है। तो अब ये टोटल हो गए 50। अब 2 क्या बचे थे हमारे, अयोग वाह, ठीक है। अब देखते हैं अयोग वाह। अयोग वाह वह अक्षर होते हैं जिन्हें न तो स्वर ही कहा जाता है और न ही व्यंजन। इनकी संख्या जो होती है वह 2 होती है दोस्तों, ठीक है। तो 2 संख्या होती है, कौन कौन सी, जो हमने पढ़ी है ना बचपन में, छोटी अंग बड़ी अंग, है ना। तो इसमें जो छोटी अंग बड़ी अंग जो होती है, ये होते हैं हमारे अयोग वाह, जिनको न हम स्वर कहते हैं न हम व्यंजन कहते हैं। तो छोटे अंग को हम कहते हैं अनुस्वर और बड़ी अंग को कहते हैं विसर्ग, ठीक है। विसर्ग संधि पढ़ोगे आप तब मैं बताऊंगा, देखिए वहां पर यूज होता है इसका, ठीक है। तो अनुस्वर और विसर्ग, छोटी अंग को कहते हैं अनुस्वर और बड़ी अंग को विसर्ग, याद रखना। अयोग वाह आपकी समझ में आ गए। तो अब टोटल हो गए ना हमारे 52 वर्ड, ठीक है, 52 वर्ड देख लिए होंगे आपने। चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं कि आपको हिंदी की ये क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो मैं आपके लिए अवश्य करूंगा, जितनी मेहनत मुझसे होगी मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है। आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो दोस्तों अब देखो क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे उससे हमारा क्या होता है, सब्सक्राइब हमारे बढ़ेंगे तो हमें भी अंदर से ये फील नहीं होगा कि अरे हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। अगर हमारा चैनल ग्रो करेगा तो हम उतनी ही मेहनत से आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें इंस्पायर होते हैं आपसे, आप ही की वजह से होते हैं। आप लाइक करोगे, ठीक है, शेयर करोगे हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों में बताओगे, तो उससे होता क्या है दोस्तों, उससे कुछ नहीं होता है। बस इतना ही है कि हमारा चैनल ग्रो करेगा, आपको फ्री क्लासेस घर बैठे अच्छी मिलती रहेंगी, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, आपको फ्री में क्लासेस मिलती रहेंगी, कहीं भी कोचिंग आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आजकल तो सब कुछ हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपके लिए, तो आप तो घर बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस आपको बशर्ते करना क्या है, बस एक सब्सक्राइब ही तो करना है, एक सब्सक्राइब करना है। और जो अंदर से फील करते हैं कि हाँ किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, तो आप वीडियो को शेयर भी अवश्य करेंगे, ठीक है। तो शेयर भी करना दोस्तों, और लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है। ये मेरी आपसे विनती है। आप एक तरीके से, और क्या, आप तो यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब एक तरीके का एक परिवार होता है दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आप हमें पसंद कर रहे हो तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। ऐसी तो बहुत सारी बातें होती है, ऐसे तो बातें करते रहें, चलिए, ठीक है। वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण देखते हैं हम। अब इसका क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, तो वर्णों को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो उच्चारण के आधार पर, ठीक है, प्राण अर्थात वायु की प्रयुक्ति के आधार पर, तारत्व अर्थात आवाज के भारीपन के आधार पर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। जो ये मैंने लिखा है, जैसे उच्चारण के आधार पे, ये तो आप सब जानते होंगे उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक है। स्वरों का अलग होता है, व्यंजनों का अलग होता है।
प्राण वायु की प्रयुक्ति के आधार पर, तो ये सब भी बहुत आसान है, मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगा। ठीक है, तारत्व बारीपन के आधार पर, ठीक है, वही हमारे घोष अघोष ये सब होते हैं ना, तो सब मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ, बस आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ें। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर दो रूपों में बांटा गया है वर्णमाला को, कैसे? स्वर और व्यंजन। वही अब पढ़ेंगे दोस्तों हम डिटेल में। ठीक है, वहां तो मैंने बताया था कि वर्णमाला किस तरीके से बनी है हमारी। ठीक है, तो अब देखेंगे हम। तो उच्चारण के आधार पे हम दो वर्गों मतलब बांटा गया है दो रूपों में, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर को। स्वर क्या होते हैं फिर से एक बार देख लीजिए, दो बार देखोगे आपको अच्छे से याद होगा कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो हम उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे हैं ना, तो इनके उच्चारण में क्या होता है, कम समय लगता है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो ये हमने पहले ही देख लिए हैं, तो ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है, अब हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। अभी तो हम वर्णमाला का वर्गीकरण देख रहे थे। ठीक है, तो उच्चारण के स्थान पर है, तारत्व के आधार पर देख रहे थे, आवाज के भारीपन के आधार पर, है ना, और वायु संवेग के आधार पर। तो ये तीन तरीके से हम पढ़ेंगे। हम उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे हैं, इसमें हम स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण हम जब करेंगे तो वह करेंगे हम 5 पार्ट में। मात्रा के आधार पर, ठीक है, जीव के आधार पर कि कौन सा स्वर आगे से बोला जाता है, अग्रभाग में, पीछे, मध्य में, कौन सा। ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर, किसमें पूरा मुंह खुलता है, किसमें आधा मुंह खुलता है। ठीक है, होठों के आधार पर, किसमें होठों की आकृति गोल होती है, किसमें नहीं होती है। ठीक है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो इस तरीके से इन 5 टाइप में हम पढ़ेंगे स्वरों के वर्गीकरण। दोस्तों आप ये मत समझना कि मैं ज़्यादा डीप करा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, यकीन मानिए, और बहुत आसान है, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, आप आसानी से कर जाओगे। देखिए, बस देखते रहिए, बस एक बार यार पूरी वीडियो को तो देखिए, यकीन मानिए 1 से 2 बार देखना, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगा लेना। ठीक है, हिंदी वर्णमाला का पूरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा लेना। ठीक है, आप नहीं लगाओगे, आप मुझसे बोल देना कि मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊं, तो हम हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट जरूर कराया जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी हमारी स्ट्रेटजी यही रहती है, ठीक है, कि हम एक टॉपिक करने के बाद में प्रैक्टिस सेट अवश्य करते हैं। चलिए साथियों देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर देखते हैं। तो मात्रा के आधार पर 2 भाग होते हैं और कुल 4 वेद हैं। ठीक है, मुख्य 2 हैं और कुल 4 हैं। तो मात्रा के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर और संयुक्त स्वर। तो दोस्तों ये जो 2 होते हैं ना, ये 2 यही हमारे मुख्य होते हैं स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ये हमारे मुख्य होते हैं। वैसे कुल हमारे 4 वेद होते हैं। तो देखते हैं चलिए, और इनका यूज ही होने वाला है हमेशा आगे भी। ठीक है, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर का। तो चलिए आगे देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर जो होते हैं इन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना इसको भी, इसको हम क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, छोटे। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर वह होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है, उसे कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। इसमें आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसको अब मैं जैसे बोला ना, इस तरीके से नहीं पढ़ना है इसको। इसे कैसे पढ़ेंगे, अ ई उ रू मतलब मिसमैच हो गया, अ ई उ री। ठीक है, अ ई उ री, ऐसे देखना है आपको इस तरीके से। ठीक है, तो और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे हैं, पर इसमें आप कहोगे कि छोटी ए नहीं है, छोटा ओ नहीं है, तो देख लेना, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के से अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वरों से थोड़ा अधिक और 2 मात्रा का समय लगता है, तो उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या आता है, बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, मतलब इसके बाद जो रह जाते हैं वही होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। स्वर कितने बताए थे मैंने, 11 बताए थे, 4 ये हो गए। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 7। ठीक है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। चलिए आगे देखते हैं,
इसमें कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि अरे नहीं, ये तो हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। तो हाँ होते हैं, लेकिन इनको दीर्घ स्वर में ही रखा जाता है और ये हमारे संयुक्त स्वर भी होते हैं, आगे अभी देखने वाले हैं। चलिए, प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है, इनका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना राम, राम, ओम, ठीक है, तो ये होता है प्लुप्त स्वर। जैसे ये ओम होता है ना हमारा, तो ये प्लुप्त स्वर में आता है। तो इसको भी आप याद रखना, इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है बोलने में, उसे कहते हैं हम प्लुप्त स्वर। ठीक है, जैसे हम किसी शब्द को बोलते हैं राम, तो इसमें ये आ रहा है ना, बीच में राम आ रहा है, जो खिंचाव जो इसके अंदर आ रहा है, तो इसे कहते हैं प्लुप्त स्वर। ठीक है, चलिए संयुक्त स्वर क्या होते हैं? तो दोस्तों संयुक्त स्वर वह होते हैं कि जो 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जो दो या 2 से अधिक से मिलकर बनता है। ठीक है, तो 2 वर्णों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। वही है ये जो हमने देखे थे अभी दीर्घ में, जो 7 होते हैं ना, उन्हीं में से हैं। तो जो ए बनता है वह छोटा आ या बड़ा आ के साथ में छोटी ई या बड़ी ई को हम मिला दें तो हमारा ए बनता है, छोटा वाला। ठीक है, अगर छोटा और बड़ा के साथ इसी ए को, छोटी ए या बड़ी ए को मिला दें तो हमारे बड़ी ए बनता है। ये हम संधि में भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देख लेंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जो छोटा ओ बनता है उसमें हम छोटा आ और बड़ा आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिला दें तो छोटा ओ बन जाता है, और छोटा आ और बड़ा आ में छोटा ओ और बड़ा ओ मिला दें तो बड़ा ओ बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर हम संयुक्त रूप बना रहे हैं वह छोटा आ और बड़ा आ के साथ ही बना रहे हैं, है ना। अगर हमने ई को ऐड किया, छोटी ओ या बड़ी हो, तो छोटा ए बनना है। अगर ए को ही ऐड कर दिया तो बड़ी ए बन रही है। ऊ को ऐड किया तो छोटा ओ बनना है, और ओ को ही ऐड कर दिया तो बड़ा ओ बनना है। इस तरीके से आप देख लेना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों। अब अभी हमने देखा किस पे? मात्रा के आधार पे। स्वरों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था, देखिए एक बार और दिखा देता हूं। तो स्वरों का जो वर्गीकरण हम जो कर रहे हैं मात्रा के आधार पे, हमने सबसे पहला देख लिया। ठीक है, चार तरीके से 4 भेद थे हमारे। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, अब देखेंगे जीव के आधार पर। अब स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं ना, तो जीव के आधार पर। तो चलिए, तो दोस्तों जीव के आधार पे शायद आपने पहले पढ़ा हो, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसके कुल 3 भेद होते हैं। जीव को, ये हमने जीव बनाई है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी क्या है? जीव है। तो जीव को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आगे वाला जो हिस्सा होता है जो थोड़ा नुकीला टाइप का होता है, तो उसे हम बोलते हैं अग्रभाग, और बीच में मध्य भाग और पीछे का पश्च भाग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ गए होंगे जीव के आधार पर है। तो जो अग्र स्वर जो होते हैं, जो अग्र भाग द्वारा बोले जाते हैं, जो आगे का जो नुकीला जो भाग होता है, नुकीला मतलब थोड़ा वैसा होता है ना। जीव कैसी होती है? जीव तो आपने देखी है, आपकी जीव होगी, सबकी जीव होती है। ठीक है, तो जीव का जो आगे का भाग होता है, तो उसके द्वारा जो वहाँ पर बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं वह होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। ठीक है, ई और ए। वैसे भी आप बोल के देखिए ई ए। ठीक है, तो जो पैना सा जो मतलब जो ध्वनि निकलती है, ठीक है, जो जिनका तारत्व जो कम होता है, पैनी से जो ध्वनि निकलती है उसे अग्रभाग में बोला जाता है ई ए। और सबसे अच्छी ट्रिक है याद करने की, जो मध्य स्वर में केवल एक बोला जाता है, छोटा अ। इसको आप याद रखना। जो जीव का मध्य भाग होता है तो मध्य भाग में बोला जाता है छोटा अ। ठीक है, और याद करने की एक ये ट्रिक है दोस्तों कि आप केवल इन दोनों को याद रखना, तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अरे टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं, तो बाकी के तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, आप केवल इन 4 को देखिए, ई और ए आगे वाले भाग में बोला जाता है। ठीक है, मध्य भाग से बोला जाता है अ, केवल छोटा अ। ठीक है, आप याद रखना इसको भी। तो जीव के आधार पर आपने देख लिए। पूछा जाता है दोस्तों कि अग्रभाग के द्वारा कौन सा निम्नलिखित में से बोला जाता है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, छोटा अ, छोटा ऊ, छोटा ओ, छोटी ए। तो आंसर हो गया छोटी ए, ई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर। अब मुख द्वार खुलने के आधार पर जैसे हम बोलते हैं तो हमारा मुख खुलता है ना, तो इसके कुल 4 भेद होते हैं। इसमें होता क्या है? एक होता है विव्रत। विव्रत को बोलते हैं ओपन, जिसमें मुंह पूरा खुलता है, ओपन। एक होता है अर्ध विव्रत। तो विव्रत मतलब ओपन होता है, तो अर्ध का मतलब हाफ ओपन, जिसमें मुंह आधा खोले। ठीक है,
संवृत, संवृत को कहते हैं क्लोज, और अर्ध संवृत हाफ क्लोज। ठीक है, तो इसमें आते कौन कौन से हैं? तो विव्रत में आता है हमारा बड़ा आ, जैसे हम बोलते हैं ना आ, तो आ बोल रहे हैं तो आप देखिए पूरा मुंह आपका खुला है, बोल के देखिए आ, तो उसमें पूरा मुंह आपका खुला है। ठीक है, तो वो हो गया ओपन। देखिए विव्रत कहने में और विव्रत समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो विव्रत आपने नहीं पढ़ा है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हिंदी के, शब्द ऐसे होते हैं जो कि हिंदी में हमें पता नहीं होते, लेकिन उनका मीनिंग जो होता है इंग्लिश का वो हमें पता होता है अच्छे से। तो ओपन आपको अच्छे से पता है, तो आप याद रखना विव्रत। ठीक है, ओपन, क्योंकि ऐसे याद रख लेना, वे में जो व बनता है वो उसमें क्या है, जैसे ऐसे गोल है व बनने में, और इसमें भी यहाँ ओ है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेना। और यहाँ पर संवृत में देख लेना, सी हमारा ऐसे है, अगर इसको हम सी को ऐसे कर दें तो स बन जाएगा, तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी, इस तरीके से आप देख लेना। तो विव्रत जो होता है ओपन में आता है हमारा अ, जिसमें पूरा मुंह हमारा खुलता है। अर्धविव्रत में आता है छोटा अ और बड़ी ए। अब कंफ्यूजन यहाँ से पैदा होती है। ठीक है, विव्रत तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपको यहाँ से आसानी से आप बता दोगे बड़ा आ बोलने में आ रहा आ। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखना संवृत, संवृत में क्या होता है ई ई उ, तो इसमें मुंह क्लोज होता है। कुछ ना देखिए, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो अब जरूरी नहीं है आपको याद हो, आप भूल भी गए हों तो आप बोल के देखिए। जैसे संवृत आपको इतना पता है कि संवृत होता है क्लोज, तो क्लोज में आप बोल के देखिए, आ बोल रहे हैं तो मुंह खुल रहा है, अ बोल रहे हैं फिर भी खुल रहा है, ए बोल रहे हैं फिर भी खुल रहा है, लेकिन ई ई उ इसमें क्लोज है। देखिए बोल के आप खुद ही देखिए, ई ई उ तो इसमें मुंह क्लोज है। तो संवृत में आते हैं ई ई और उ। ठीक है, विव्रत में आता है बड़ा अ। ठीक है, उसके बाद अर्ध विव्रत में आप देखिए अ, तो थोड़ा सा मुंह खुल रहा है, ए तो इसमें भी थोड़ा खुल रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। और अर्ध संवृत में जो बचा है वो आ जाएगा छोटी ए और बड़ा ओ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ओठों के आधार पर, ओठों के मतलब होठों के आधार पर, तो कुल 2 भेद होते हैं होठों के आधार पर। तो 2 भेद कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है हमारा अव्रतमुखी, एक होता है व्रतमुखी। तो अव्रतमुखी चाहे आपकी समझ में नहीं आया हो, लेकिन ये आपकी समझ में आ गया होगा। व्रतमुखी मतलब व्रत प्लस मुखी, यानी ऐसा मुख जो वृत्ताकार दिखे, यानी इनको बोलने में होठों की आकृति वृत्ताकार बन जाए, तो वो होता है व्रतमुखी। तो इसमें कौन कौन सी में बनेगी? तो आप इसको तो याद करना मत करना, लेकिन इसको आप जरूर याद करना, क्योंकि आप एक इसको याद रखोगे तो ये ऑटोमेटिक आप लगा दोगे। ठीक है, 2 ही तो टाइप है दोस्तों। होता क्या है मैं आपको बताऊं कि देखो, याद करने के लिए तो बहुत कुछ है। अभी जीव के आधार पे आपने देखा, उससे पहले उच्चारण के आधार पे देखा। ठीक है, और तो याद उस चीज़ को करिए और इस ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से करिए कि आपको सब कुछ याद रहे। जैसे व्रतमुखी आप यहाँ पर याद करोगे तो व्रत में क्या है, आप देखिए, आप ऊ बोलोगे तब भी वृत्ताकार मुंह बनेगा, ऊ। तो आगे देखिए होठों की आकृति कैसी बननी है, वृत्ताकार बननी है। ठीक है, ओ में बननी है। इसके अलावा आप कुछ भी बोल के देखिए स्वरों में 11 में से अ आ, तो इसमें वृत्ताकार बननी है? नहीं बननी है। तो आप केवल व्रतमुखी में आप याद रखना ऊ और ओ। तो ठीक है, अब ऊ बोलोगे तब भी वृत्ताकार बनना है, ओ बोलोगे तब भी बनना है। तो व्रतमुखी आप लगा लोगे तो अब व्रतमुखी तो आप खुद लगा लोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरीके से आप याद रखना। अगर ज़्यादा आप याद करने की कोशिश करोगे, नहीं ये भी इसके भी एग्जाम पर रट्टा मार के याद करें, इसके भी रट्टा मार के याद करें, बड़ी कन्फ्यूजन होगी, आप लगा नहीं पाओगे, यकीन मानिए, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, तो इसके कुल 2 भेद हैं। जब हवा नाक या मुंह से निकलने के आधार पर, जैसे बोलते हैं ना, तो हवा मुंह से निकलती है, ठीक है, नाक से निकलती है, तो इसके आधार पर 2 भेद होते हैं, निरानुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। ठीक है, तो निरानुनासिक क्या होता है? हवा केवल मुंह से निकलती है, मतलब निर मतलब नहीं, निरनुनासिक, नासिक मतलब नाक से नहीं, इसका मतलब होता है निरनुनासिक मतलब नाक से नहीं। तो इसमें हवा नाक से नहीं निकलती है, केवल मुंह से निकलती है। तो आप बोल के देखिए आ ई, तो इसमें मुंह से हवा निकल रही है, आप खुद देखिए, चेक करके देखिए। ठीक है, और हमारे अनुनासिक कौन से होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, अनुनासिक स्वर होते हैं हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो इसमें आते हैं हमारे अंग, जिसमें, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें आती है चंद्रबिंदी। आप इसको याद रखना। आप बोल के देखिए चांद, तो चांद बोलोगे आप, देखो नाक से भी हवा निकलेगी, प्रेशर पड़ेगा, देखिए आप बोल के आंख, चांद। ठीक है,
तो बोल के देखिए, तो हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है अनुनासिक में, ठीक है। तो इन दोनों को भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अभी आज हमने इस वीडियो में देखा स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर अभी हम पढ़ रहे हैं। तो हमने स्वरों को पढ़ा, अब हम व्यंजनों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वायु संवेग के आधार पे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे तारत्व के या भारीपन के आधार पर, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता दोस्तों, इसलिए मैंने यहीं पर रोक दिया। और क्या क्या याद करोगे, एक ही वीडियो में सब कुछ करा दूंगा तो लोड ज़्यादा पड़ेगा ना। तो आप इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और आप बेस कंप्लीट करिए अपना। अगर बेस आपका मजबूत होगा तो इरादे और भी मजबूत होंगे, ठीक है। तैयारी भी मजबूत होगी आपकी, आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको भी ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करें, दोस्तों को जोड़ें। हिंदी की नई सीरीज हमारे चैनल पर स्टार्ट हुई है, ठीक है दोस्तों। अभी आगे हम ट्रिक के माध्यम से बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ दोस्तों एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।